दोस्तों नमस्कार। बिहार के प्राचीन इतिहास के दूसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे शुंग वंश से। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की चर्चा शुरू होती है। शुंग वंश का बिहार के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत विवादित इतिहास इसका है, लेकिन विवाद में ना जाकर हम फैक्ट की बात करेंगे और आपके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और इसी ने शुंग वंश की स्थापना की। किसने स्थापना की? प्रश्न अगर आ गया कि शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे कि शुंग वंश की स्थापना की है पुष्यमित्र शुंग ने। अब उसी समय आपको ध्यान में रखना चाहिए, यवन आक्रमण हो रहे थे और पुष्यमित्र शुंग ने यवन आक्रमण को विफल कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है जब कोई राजा ये समझ लेता है कि अब वो अविजित है, उसको हराया नहीं जा सकता है, तब वो अश्वमेध यज्ञ करता है और अपना घोड़ा छोड़ता है। और घोड़ा कोई अगर पकड़ लेता है तो उसको उससे युद्ध करना होता है। ये इसकी एक प्रथा होती है। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने संपादित किए। किसने किए? पुष्यमित्र शुंग ने किए। अब आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र के जो शासन काल में ही महाभाष्य की रचना हुई। महाभाष्य एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की थी? ये पतंजलि ने की थी। और इसी समय मनु ने मनुस्मृति की रचना की। ये मान्यता है, किंवदंती है कि इसी समय जब पुष्यमित्र शुंग का शासन था तब मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। ये भी आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हुए दूसरे शासक की ओर चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र का शासन होता है। अग्निमित्र जो था ये शुंग वंश का दूसरा शासक था और पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अग्निमित्र और मालविका की जो कहानी है, मालविका और अग्निमित्र के बीच की प्रेम की कहानी को महाकवि कालिदास ने एक रचना लिखी, मालविकाग्निमित्रम। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस रचना में इन दोनों की प्रेम कहानी को ही दर्शाया गया है। इन दोनों की ही प्रेम कहानी को रचनाबद्ध किया गया है। और किसने रचनाबद्ध किया है तो आप ये जान लीजिए, कालिदास। एक प्रश्न अगर पूछ सकता है कि मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की, तो महाकवि कालिदास ने की। महाकवि कालिदास किसके समकालीन थे? तो आप बता देंगे अग्निमित्र के समकालीन थे। शुंग वंश के अग्निमित्र के समकालीन थे और मालविका और अग्निमित्र के बीच की प्रेम कहानी इसमें इन्होंने दिखाई है। अब इस वंश का अंतिम जो शासक था वो देवभूति था। कौन था? देवभूति था। और उसके मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी थी। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी थी और इसी के साथ इस वंश का अंत हो जाता है। अब उसके बाद शुरुआत होता है कर्ण वंश की। शुरुआत होती है कर्ण वंश जो है शुंग वंश के पश्चात जो है अस्तित्व में आता है। अब देवभूति की हत्या के बाद उसके मंत्री जो वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? कर्ण वंश की स्थापना। अगर प्रश्न आ गया कि कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे कि वासुदेव ने की। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मौर्यन डायनेस्टी, उसकी चर्चा हम खूब किए। गुप्ता डायनेस्टी, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसकी चर्चा ज़्यादा होगी, जो कम इंपॉर्टेंट होगा उसकी चर्चा कम होगी, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है। हम नहीं चाहते कि आपके एग्जाम में थोड़ा भी भटकें। इसके बाद शुरुआत होती है कुषाण वंश की। कुषाण वंश का भी बिहार के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। अब कुषाण वंश कैसे बिहार में अस्तित्व में आया? तो कुषाण वंश के शासक थे एक, आप उनका नाम जानते होंगे, कनिष्क। कनिष्क ने क्या किया कि पाटलिपुत्र को विजित किया और प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गया। अश्वघोष जो कि पाटलिपुत्र में थे, उसने उनकी विजय की और उनको अपने साथ ले गया। पहले राजा महाराजा ऐसा करते थे। जो लोग साहित्यिक रूप से साहित्यिक विधा में आगे रहते थे, विद्वान होते थे, फिलोसफर होते थे, दार्शनिक होते थे, कवि होते थे, इन लोगों को राजा न केवल राज्य को जीतता था बल्कि उनको अपने साथ ले जाता था ताकि उनके राज्य में इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ पाएँ, सांस्कृतिक तौर पर वो राज्य उन्नत कर पाए। कुषाणकालीन नागार्जुन नालंदा के प्रसिद्ध रसायनविद थे। अब नागार्जुन किस काल में थे? तो आप कहेंगे कुषाणकालीन। और कौन थे? रसायनविद थे। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने बीकर का आविष्कार किया नागार्जुन ने, जो आज भी प्रयोगशालाओं में उपयोग होता है। बीकर का आविष्कार इन्होंने ही किया था, जो आप साइंस की किसी भी लेबोरेटरी में देखते होंगे। फिर अब शुरू होता है
जो बिहार के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक है, वो वंश शुरू होता है जिसका नाम है गुप्त वंश। गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत, गुप्ता डायनेस्टी। ये डायनेस्टी बिहार के इतिहास में तो महत्वपूर्ण है ही, आप अगर भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो गुप्ता डायनेस्टी न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर बहुत समृद्ध विरासत रही है, बहुत समृद्ध साम्राज्य रहा है गुप्ता वंश का। तो गुप्त वंश जो है भारत के सबसे प्रतापी वंशों में से एक था, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया। इस वंश का इतिहास बिहार के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण इतिहास है इसका। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, सर्वमान्य मान्यता है कि इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त नाम का व्यक्ति इस वंश का संस्थापक था, यह सर्वमान्य मान्यता है। जिसकी उपाधि क्या थी? महाराज। इसकी उपाधि महाराज थी। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी था। ये फैक्ट्स आप याद करते चलें। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद शुरुआत होती है चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। ये बात याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ गुप्ता डायनेस्टी की चर्चा हो रही है। तो चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि। अगर कोई प्रश्न आपसे पूछ ले कि पहले शासक का नाम लिखिए जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करने का प्रयास होता है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि राजा जो सम्राट होते हैं वो इस तरह के रिलेशन मेंटेन करते हैं, उनका उद्देश्य डिप्लोमेटिक होता है, वो अपने राज्य के विस्तार के लिए इस तरह के काम करते हैं। अब देखिए, अपने राज्याभिषेक के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसने शुरुआत की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्यों में शामिल थे। तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा। उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति का शासन शुरू होता है जिसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन, और ये है समुद्रगुप्त साहब। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे क्या कहा गया है? पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र परकरम, सर्वराजोच्छेता आदि उपाधियां इसको प्रदान की गई थी। किसको? समुद्रगुप्त को प्रदान की गई थी। अब इतिहासकार B.A. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है, जो मैं आपको बताया मैंने। किसने कहा है? B.A. स्मिथ। बहुत गूढ़ में अगर कोई आयोग जाता है तो ये पूछ सकता है कि किस विद्वान ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आगे बढ़ते हैं। आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त का जो आर्यावर्त का अभियान है ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, समझ लीजिए। कई बार कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, समुद्रगुप्त का आर्यावर्त अभियान। जैसे एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि आर्यावर्त अभियान किस सम्राट का अभियान है, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त। और कई बार मिलान और कूट में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। पहले 9 राजाओं को और फिर 12 राजाओं को। दक्षिणापथ अभियान में कितने राजाओं को? 12 राजाओं को इन्होंने विजित किया है। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिकारत्व का दावा किया, उसकी नीति में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। मतलब अधिकार का दावा किया लेकिन वहां पे उसने कब्जा नहीं किया, ये इसका कहने का मतलब है। अब आगे देखिए, अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा की है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। ये एक और फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। ये जो है समुद्रगुप्त की चर्चा हो रही है। उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया। इसके पहले किसने किया था? तो आप बताएंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग ने, ये कौन से वंश के थे? तो आप बताएंगे ये शुंग वंश के संस्थापक थे। और इसके बाद अश्वमेध यज्ञ कौन कर रहा है? समुद्रगुप्त कर रहा है। और समुद्रगुप्त किस वंश के हैं? ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं, यानी गुप्त वंश के गुप्त वंश के सम्राट हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या क्या कहा गया है ये समझ लीजिए।
देवराज, देवगुप्त, देवर्षि, विक्रमादित्य। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की चर्चा हो तो आप समझ जाइए चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा हो रही है। परम भागवत आदि नामों से इसको जो है पुकारा गया है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता हासिल की। इसके पहले हत्या का जो सिलसिला बिंबिसार ने शुरू किया था, उदयन ने शुरू किया था, सॉरी, उदयन बिंबिसार का पुत्र था, उसने अपने पिता की हत्या करके सत्ता हथियाई थी। और यहाँ भी भाई साहब ने अपने भाई को ही मार दिया सत्ता के लोभ में। इन्होंने अपने भाई की हत्या करके सत्ता हथिया ली। इसने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था, ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंध पार बाहलिकों और पूर्व में बंग मतलब बंगाल, बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। मतलब जो अभिलेखों में चंद्र नाम मिलता है, चंद्र नाम, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब चीनी यात्री फाहियान इसके समय में ही भारत की यात्रा पर आया था। फाहियान किसके समय पे भारत की यात्रा पे आया था? तो पहला तो पूछ सकता है किस वंश में, तो आप कहेंगे गुप्त वंश। और किस सम्राट के शासनकाल में आया था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की खासियत थी, इनके दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न थे, 9 रत्न इनके दरबार में थे। अकबर के दरबार में भी 9 रत्नों की चर्चा मिलती है। तो 9 रत्न थे जिसमें कालिदास की चर्चा मिलती है। अग्निमित्र के समकालीन भी थे ये, शुंग वंश के, और यहाँ भी ये इनके दरबार में विराजते थे। धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बरामिहिर, बररुचि जैसे विद्वान इसके दरबार में शामिल थे। अब हम जो है चर्चा करेंगे कुमारगुप्त की, कुमारगुप्त प्रथम की चर्चा करेंगे। अब मंदसौर जो अभिलेख है, ये वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। पूछ लिया अगर प्रश्न, कुमारगुप्त के बारे में किस सोर्स से जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। ये चीज आप जो है ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के ही काल में हुई थी, जिस नालंदा को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने उसको फिर से रिनोवेट किया है और वहां उद्घाटन किया है। नीतीश कुमार सरकार के संरक्षण में ये काम हुआ है और नालंदा विश्वविद्यालय को नए रूप में फिर से प्रतिस्थापित किया गया है और मोदी साहब ने उसका उद्घाटन किया अभी हाल ही में। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, अगर पुराना नालंदा कोई चर्चा करे तो आप कहेंगे किसके शासनकाल में, तो आप कह देंगे कुमारगुप्त के शासनकाल में। अब चर्चा करते हैं स्कंदगुप्त की। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो थे, मलेच्छों यानी हूणों के आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया था। हूणों को मलेच्छ कहा गया भारत के प्राचीन इतिहास में, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। निर्माण नहीं, इसको रिजुवनेट करवाया है, पुनरुद्धार करवाया है। और इस झील का जो निर्माण किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मतलब झील में गड़बड़ियां आ गई तो इन्होंने ठीक करने का काम किया, बेहतर करने का काम किया। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब गुप्त वंश का पतन हो गया। इसके बाद गुप्त वंश इसके बाद बहुत लंबा चल नहीं पाया और फिर चीनी यात्री सुंगयुन ने लगभग 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। ये बात आप ध्यान में रखें। ह्वेनसांग ने 629 से 645 के बीच भारत की यात्रा की थी। कहीं कहीं कुछ डेट में और चीज़ें मिलती हैं, लेकिन लगभग में आप जानते रहिए कि 629 से 645 के बीच जो है ह्वेनसांग की यात्रा रही है। ह्वेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया था। अब स्कंदगुप्त के बाद कौन आता है? स्कंदगुप्त के बाद पुरगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक था। कौन था? ये बात ध्यान में रखिएगा। विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया, यानी गुप्ता डायनेस्टी के बाद मगध साम्राज्य का अंत हो गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं पाल वंश की। पाल वंश की चर्चा करते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बता देंगे कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसने शासन कब से कब तक किया? तो आप कहेंगे 750 से 770 ईस्वी के बीच में गोपाल ने शासन किया। अब आगे बढ़ेंगे। गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। ये जो है एक फैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल, पाल वंश का एक बहुत प्रतापी राजा हुआ धर्मपाल। कब से कब तक रहा? 770 से 810 ईस्वी तक रहा ये। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार जो संघर्ष है, गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। गुर्जर प्रतिहार जो संघर्ष है, राष्ट्रकूट संघर्ष, त्रिपक्षीय जो संघर्ष है, ये भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसी समय जो है संपन्न होता है। अब ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज का पुत्र था, ने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बिहार के दृष्टिकोण से है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे धर्मपाल ने की थी, और बौद्ध विहारों का निर्माण पूरा करवाया। देखिए, बुद्धिज्म का की बहुत स्पष्ट छाप आप बिहार में हर जगह देखेंगे, चाहे पॉलिटिकल चीज़ों में देखेंगे, कल्चरल चीज़ों में देखेंगे। इसके बाद देवपाल का जो शासन शुरू होता है। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। अभी तक देखिए, मगध में पाटलिपुत्र राजधानी बना करती थी, लेकिन अब राजधानियां बदल रही हैं। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, और इसने जावा, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है, कि शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे। ये फैक्ट है। अब महिपाल प्रथम की शुरुआत होती है। इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु आतिश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूतमंडल भेजा था। किसने भेजा था? तो आप कहेंगे महिपाल ने भेजा था। और उसके बाद शुरू होते हैं रामपाल। महिपाल के बाद रामपाल। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय कैवर्त विद्रोह संपन्न हुआ था। अब अगला जो है, अगली चर्चा करेंगे कर्नाट वंश की। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे नान्यदेव। नान्यदेव जो है कर्नाट वंश का संस्थापक था। इसके बाद गंगदेव, नान्यदेव के बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंहदेव शासक बना। नरसिंहदेव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला 2 विश्वविद्यालयों महाविहारों को ध्वस्त कर दिया बख्तियार खिलजी ने। अब हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। दोस्तों नमस्कार, हम लोगों ने एंशिएंट बिहार की हिस्ट्री पढ़ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मध्यकालीन बिहार की इतिहास की चर्चा करते हैं। मध्यकालीन बिहार का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, और आधुनिक बिहार और एंशिएंट बिहार के बीच एक ब्रिज की तरह मध्यकालीन बिहार काम करता है। और मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार के बीच कई सारी घटनाएं ओवरलैप करती हैं। अगर आप मध्यकालीन बिहार का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आएंगी। हालांकि प्रश्नों के लिहाज से ये सबसे कम इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसीलिए इसको सबसे कम हमने रखा भी है। एंशिएंट और मॉडर्न आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देर न करते हुए आइए कंटेंट की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं मध्यकालीन बिहार के इतिहास की। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया। कितने साल तक? 1193 से 1206 तक। वह मोहम्मद गोरी का सैन्य कमांडर था। अब बख्तियार खिलजी के बारे में अगर कोई फैक्ट पूछे कि बख्तियार खिलजी कौन था, तो आप कह देंगे कि वो मोहम्मद गोरी का कमांडर था। आगे बढ़ते हैं। 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बताइए कि 1206 में दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत पे किस सुल्तान का आगमन होता है? कौन सा सुल्तान सत्ता में आता है? उसका नाम आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1206 में दिल्ली सल्तनत पे किस शासक
कौन सा शासक सत्ता में आता है, कुर्सी पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, ये आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण का स्रोत क्या है? तो अगर आक्रमण के स्रोत की बात करेंगे तो तबकात ए नासिरी और रियाज उल सलातीन और तबकात ए नासिरी। इस समय बिहार के शासक कौन थे? गोविंद पाल इस समय शासक थे मगध के, इंद्रदुम्न शासक थे मुंगेर के, और उत्तर बिहार का जो शासक था वो कर्नाटक वंशी नरसिंह देव था। अब आगे बढ़ते हैं। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने मालिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। अब प्रश्न पूछ लेगा कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया? तो आप कहेंगे मालिक जानी। आगे है, बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के पश्चात कायम हुआ। यानी 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पे आक्रमण करके इसको विजित किया। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में 1398 में तैमूर का जो है आक्रमण होता है। इसके पश्चात क्या घटना होती है वो देख लेते हैं। इसके पश्चात वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अब 1495-96 के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। किसको? दरिया खान नुहानी। प्रश्न पूछ लेगा कि सिकंदर लोदी ने बिहार में किसको राज्यपाल नियुक्त किया? तो आप बताएंगे दरिया खान नुहानी को। आगे बढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। ये तो आप जानते हैं, ये बिहार का इतिहास नहीं, ये पूरे भारत के इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद क्या हुआ कि दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। इस युद्ध के बाद ये एक डेवलपमेंट बिहार में हो रहा था। देखिए, हम इतिहास को बिहार के चश्मे से देख रहे हैं। और इसके बाद अब शुरुआत होती है शेर शाह, जो बिहार के मिडुअल हिस्ट्री का सबसे प्रतापी और सबसे संघर्षशील शासक था, जिसने बिहार में लंबे समय तक शासन किया और न केवल बिहार को प्रभावित किया बल्कि पूरे भारत के इतिहास को प्रभावित किया। ये शेरशाह ही था जिसने हुमायूं तक को पराजित कर दिया। मुगल सत्ता को चुनौती देने वाला एक व्यक्ति, जिसका मकबरा कहाँ है आप कमेंट करके बताएंगे। आप शेरशाह का मकबरा कहाँ है कमेंट करके बताइए। आपसे मैं पूछता हूँ, शेरशाह के बारे में चर्चा करते हैं। तो शेरशाह साहब जो थे, शेरशाह सूरी जिन्हें कहा जाता है, इनका जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। कुछ विद्वानों के अनुसार 1486 में। बचपन का इनका नाम क्या था? फरीद। इनके बचपन का नाम फरीद था। इनके पिता कौन थे? हसन खान। सासाराम के ये जागीरदार थे। शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? जौनपुर में। जौनपुर में शिक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इनकी शिक्षा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। बचपन में माना जाता है कि शेर से इन्होंने युद्ध किया था। कितना सच है क्या है ये मैं नहीं जानता, ऐतिहासिक किंवदंतियों में इस घटना का जिक्र मिलता है। अब मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दूदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया था। ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप कहा जाएगा कि एक विधवा से शेर खां ने विवाह कर लिया। और उसके पश्चात क्या हुआ? 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया शेरशाह सूरी ने। 1529 में इन्होंने ये काम किया। फिर 1529 ईस्वी में ही बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर दिया और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। किसने? शेरशाह सूरी ने, हजरत ए आला। फिर आगे क्या हुआ? 1529 में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। फिर 1530 में क्या हुआ? 1530 में लार्ड मलिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से विवाह किया। विधवाओं से ज्यादा इनका मतलब साबका बन रहा था। इन्होंने फिर ताज खां की विधवा से विवाह किया। दूसरा विवाह किसी विधवा से शेरशाह सूरी ने किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1534 ईस्वी में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित कर दिया। मतलब लगातार देखिए शेरशाह सूरी के युद्ध अभियान
और लगातार दूसरे राजाओं की पराजय को आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। फिर क्या हुआ, 1539 में वो घटना हो गई जिसने पूरे भारत के इतिहास को प्रभावित किया। वो घटना कौन सी थी? मुगल सम्राट हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना थी, सामान्य तौर पर अविश्वसनीय घटना थी। जो मुगल सम्राट, इतना बड़ा सम्राट हुमायूं, उसको जो है शेरशाह सूरी ने अपने कठोर इरादों, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, आत्मबल के जरिए पराजित कर दिया और भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। इसीलिए शेरशाह सूरी को बहुत इज्जत से, बहुत नाज के साथ पुकारा जाता है। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शेरशाह सूरी जो डिजर्व करते थे, इतिहास ने उनको नहीं दिया। यानी शेरशाह सूरी ज़्यादा प्रशंसा के पात्र थे, इतिहास में ज़्यादा दर्ज होने वाले सम्राट बनने के योग्य थे। हालांकि इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया, ऐसा कई विद्वान कहते हैं। और हुमायूं को पराजित करके इन्होंने शेरशाह की उपाधि हासिल की। इसके पहले इन्होंने शेर खां की उपाधि हासिल की थी, अब ये शेरशाह बन गए। आगे क्या घटना हुई, ये 1539 के बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूरणबल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, और शेरशाह पर एक कलंक है। मतलब ये एक घटना है कि आप किसी से मित्रता करें और उनको मार दे तो कलंक की बात होती है, ऐसा इतिहास में दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। 1544 ईस्वी में मारवाड़ की विजय शेरशाह सूरी ने की। 1545 में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1545 ईस्वी में। ये बात ध्यान में रखें। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार आरंभ में लगभग 47 सरकारें थीं। डॉक्टर सतीश चंद्र के अनुसार शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 66 सरकारों में बांटा था। कानूनगो साहब कहते हैं 47 और ये कहते हैं 66, जिसमें से 19 सरकारें सिर्फ बंगाल में थीं। सरकार का प्रशासन सिकदार-ए-सिकदारन तथा मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? सिकदार-ए-सिकदारन तथा मुंसिफान। उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था है तो मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। उसने चांदी का रुपया चलाया था। आगे बढ़ते हैं। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी है। शेरशाह सूरी की जीवनी किसने लिखी है? अब्बास खां सरवानी। ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब्बास खां सरवानी ने जो है शेरशाह सूरी की जीवनी लिखी। शेरशाह ने सासाराम में अपना मकबरा बनवाया था। उसी फैक्ट की बात कर रहा था जिसको मैंने कमेंट बॉक्स में आपको कहने को कहा था। ये जो है सासाराम में इन्होंने अपना मकबरा बनाया। यह मकबरा कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थरों से मिलकर बना है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खान इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1574-75 में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। और उसके बाद औरंगजेब ने अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। और उसके बाद शुरू होते हैं फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली खां 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। हाँ, क्या 1704 में बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। किसने कर दिया? मुर्शीद कुली खान ने कर दिया था। ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां 1740 से 56 नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। इसके बाद सिराजुद्दौला साहब की बात करेंगे। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था। ये अलीवर्दी खां का पोता था। बंगाल का नवाब बना। जून 1757 में प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया और इसमें अंग्रेजों के साथ मिलकर
सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। सिराजुद्दौला के उसके ही खास किसी व्यक्ति ने धोखा दिया था, उसका नाम क्या था, आप कमेंट करके बताइएगा। फिर जून 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। इस तरह से आप जो है आपका मिडवल हिस्ट्री खत्म होती है बिहार की। और अब हम जो है चर्चा करेंगे आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत की चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। और अब धीरे धीरे हम आप बढ़ेंगे। अगला वीडियो हमारा अगर हम शूट करेंगे तो बिहार का बजट होगा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और अन्य जो टॉपिक होंगे धीरे धीरे करके आपके समक्ष आते रहेंगे। 4-5 दिन में ये सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे और आप 17 बीपीएससी में बहुत अच्छा करके हैं। बिहार राज्य से आपका कोई सवाल छूटे नहीं। बिहार तत्साल अगर किताब आपने नहीं ली है तो आप ले सकते हैं, उसको अगर मिला के पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। मिलते हैं फिर। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर, नमस्कार।